वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2019 में वाराणसी से अपना नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल कर दिया। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लगातार दूसरी बार नॉमिनेशन दाखिल किया है। पिछली बार यानी कि साल 2014 में भी वो इसी लोकसभा सीट से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे और मुल्क के वजीर आजम बने थे। पीएम मोदी ने डीजल, रेल इंजन, कारखाना, गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह एक होटल में बीजेपी के बूथ कारकुनान को भी खिताब किया। कारकुनान को खिताब करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए और अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। सुबह तकरीबन 11:40 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और उसके साथ ही पर्चे को पढ़ा। वाराणसी से अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने इत्तेहाद के लीडरान से मुलाकात की और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। नॉमिनेशन से पहले की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरह एनडीए की जो एकजुटता है वो दिखाने की कोशिश भी यहां पर की गई है। तो ये तस्वीर उस वक्त की देख रहे हैं जब एनडीए के यहां पर लीडरान मौजूद थे और यही वजह है कि जिस तरह से हमने देखा था कि शिवसेना से लेकर श्रोमणी अकाली दल तमाम पार्टियां जो हैं वो नाराज भी बीच बीच में हमें काफी बार नजर आई, लेकिन इलेक्शन से पहले एक तरह से उन सबको साधा गया और अब जब नॉमिनेशन दाखिल किया है वजीर आजम ने तो वहां पर तमाम जो बड़े नेता थे वो मौजूद रहे। और इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जयराम विप्लव, बीजेपी के लीडर हैं। इसी के साथ ही विवेकानंद नौतम मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और मेरे साथ ऋषि मिश्रा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। विजय कौशिक साहब हैं मेरे साथ, कांग्रेस के लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप तमाम मेहमानों का। शुरुआत में विप्लव जी आपसे करना चाहूंगी और मेरा सवाल यह है कि क्या एक तरह से जो नॉमिनेशन दाखिल किया गया है या उससे पहले कल का रोड शो हुआ और जो नॉमिनेशन में जिस तरह से एनडीए के लीडर्स को शामिल किया गया, तो क्या एक ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है इसमें आपकी पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, कि हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पैर भी छुए? देखिए, काशी का जो रण क्षेत्र है वो केवल एक सांसद चुनने तक सीमित नहीं रह गया है। काशी की जनता प्रधानमंत्री चुनने जा रही है और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो पूरे देश की निगाहें हैं वहाँ, मीडिया की निगाहें हैं। पल पल की अपडेट पिछले 2 दिन से लगातार देश को मिल रही है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा संदेश देश भर में इससे जाएगा। ये जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस तस्वीर के मायने एक तरफ साफ है कि पूरा एनडीए एकजुट है, इंटैक्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। तो ये संदेश ये 23 मई के बाद भी नजर आएगी यही तस्वीर? क्या कहा आपने? 23 मई के बाद भी तस्वीर नजर आएगी? तस्वीर नजर आएगी। देखिए, पिछली बार 2014 के चुनाव में हम चुनाव पूर्व जिन दलों के साथ गठबंधन में थे उन दलों के साथ मिलकर के हमने सरकार बनाई, बावजूद इसके कि हमारा अपना बहुमत था। हमने ये तो नहीं किया कि लोगों को निकाल बाहर किया। बाकी अब दूसरी तरफ एक तस्वीर जिसका इंतजार देश कर रहा था, जिस महागठबंधन की बातें बड़े जोर शोर से चुनाव से पहले हो रहा था कि इंदिरा गांधी जी के समय जैसा हुआ था, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा, एक नेता एक नेतृत्व के सहारे लड़ेगा, वो हो नहीं पाया और महागठबंधन की वो तस्वीर चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद जी, जब आप पार्टियों को इकट्ठा करते हैं तो आप उसको गठबंधन कहते हैं और कहते हैं कि आपने तमाम पार्टीज को अपने साथ एक साथ किया, लेकिन जब दूसरी पार्टियां एक साथ इकट्ठा होती हैं तो आप उसको ठगबंधन, महामिलावट, ये तमाम चीजें कहते हैं। तो अगर आपको इजाजत है तो उन्हें भी इजाजत है और आप इस तरह से ये तरह के नाम रखें, ये कहां तक सही है?
नहीं, बिल्कुल जो भी नाम रखे गए हैं वो उनके ही कारनामों पर आधारित है। आप देखिए हमारे जो, मैं तो अभी साफ कह रहा हूं कि हमारे एनडीए के जो भी नेता आज थे, जिन दलों ने भी हमारे साथ गठबंधन में हैं, उनके तमाम नेता मौजूद थे और उन्होंने एक मत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। दूसरी ओर महामिलावट इसलिए कही जाती है कि पानी और तेल का मिलन नहीं हो सकता। आज ही देखिए मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई। अखिलेश यादव जी ने 2-3 दिन पहले सभा में कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है। तो ये ऐसे तो फिर हमें शिवसेना और अकाली दल ने और तो आपकी तमाम और पार्टीज जो हैं जो आपके साथ मौजूद थी, उन्होंने क्या कहा, हमें पर वो भी याद रखना चाहिए। याद रखिए ना, आज वो भी याद रखना चुनाव चाहिए। के समय जब से तिथि घोषित हुई है, जब से हमारा गठबंधन फिर से शामिल हुआ, घोषणा हुई, तो उस समय से आप देखिए कि लोगों ने नेतृत्व स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा। राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकारने के लिए ना तो ममता बनर्जी जी तैयार है, ना मायावती जी तैयार है और ना ही अखिलेश जी तैयार है। ठीक है, विजय कौशिक जी, आप मुझे बताइए, जब अमेठी में पर्चा भरा था राहुल गांधी ने और फिर उसके बाद वायनाड में पर्चा भरा उन्होंने, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां मौजूद हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जो बुजुर्ग हैं दूसरी पार्टी के श्रोमणी अकाली दल के, उनके एक तरह से पैर छुए, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया, सिंबॉलिक ही सही लेकिन उन्होंने आशीर्वाद लिया, ये तमाम एक मैसेज देने की कोशिश की। क्या आपको नहीं लगता आपकी पार्टी और राहुल गांधी इससे बुरी तरह से चूक गए, क्योंकि वहां परिवार के अलावा और कोई नजर ही नहीं आया? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे जो संदेश गया है, जो मोदी जी ने जो कल काम किया है, उससे यही संदेश गया है कि भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आप ये देखिए, इतनी बड़ी नौटंकी करने की जरूरत क्या थी? जमीनी स्तर पर कोई काम हुए नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिला है। जो पूर्वांचल के लोग जो आपने मेरे सवाल का, विजय जी, आपने मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। क्या एक परिवार से आगे आपकी पार्टी जो है वो निकल नहीं पा रही है? क्योंकि नॉमिनेशन, देखिए नॉमिनेशन अगर आप वहां दाखिल करते हैं, चाहे हम बात करें अमेठी की या फिर हम बात करें वायनाड की, दूसरी पार्टी तो छोड़ ही दीजिए, आपकी खुद की पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, क्या वो आसपास नहीं हो सकते थे? अगर रॉबर्ट वाड्रा हो सकते हैं वहां पर, प्रियंका गांधी हो सकती है, प्रियंका गांधी के बच्चे भी हो सकते हैं वहां पर, और वो लीडर आपकी पार्टी के जिन्होंने पूरी जिंदगी आपकी पार्टी के लिए दे दी, आपने उन तक को इज्जत नहीं दी। दूसरी पार्टियां तो छोड़ दीजिए जो आपके साथ मौजूद है। ये भाजपा का केवल दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है, और जिस व्यक्ति का परिवार उसके साथ नहीं है, उसके साथ फिर कोई हो भी नहीं सकता। राहुल जी के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा है और पूरे परिवार के साथ पूरी कांग्रेस, पूरा देश, क्योंकि वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। वो इनकी तरह ऐसा नहीं है कि भी चंद लोग जो उनके इस सत्ता के उसमें जो फायदेमंद हैं, केवल उन्हीं से वो नमस्ते करते हैं और किसी से नहीं करते, औरों को दुश्मन समझते हैं। अब देखिए, जैसा कि इन्होंने कल किया, अब इन्होंने कल ना तो अमित शाह जी ने गंगा जी का जल पिया, ना मोदी जी ने पिया, जबकि ये दावा करते हैं गंगा जल शुद्ध हो गया, ना योगी जी ने पिया। पीना चाहिए था, पी के दिखाना चाहिए था, एक एक गिलास पीकर दिखाना चाहिए था, जब पता चलता कितना शुद्ध है। हकीकत यह है कि पानी पीने लायक नहीं है, और सच्चाई यह है कि जो आंकड़े, जो रिसर्च, जितनी भी चीजें कहती हैं, वो ये कहती हैं गंगा किनारे बसे हुए शहरों में कैंसर बड़ी तेजी से बढ़ा है। प्रदूषण के कारण 2017 में 12 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। शुद्ध हवा, पानी। अच्छा, मुझे विजय, मुझे ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी इतनी भीड़ इकट्ठा ना करते तो मेरा सवाल बता दीजिए। चलिए, 5 साल में मैं मानती हूँ कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, गंगा आपके अकॉर्डिंग और ज्यादा मैली हो गई वहां पर, लेकिन मुझे बताइए कि 5 साल पहले तक क्या गंगा बिल्कुल साफ थी? आप थे ना 5 साल पहले से, उससे आपने क्या किया गंगा को लेकर? अब जब आप सवाल जो बीजेपी से उठाते हैं वो आपसे भी तो पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जाएगा कि आगे आने वाले वक्त में आपके मैनिफेस्टो में गंगा की सफाई को लेकर, गंगा को आगे और कितना उसमें लेकर जो काम होगा, घाटों को लेकर, इन सबको लेकर, उसके लिए क्या है आपके पास? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जितनी श्रद्धा गंगा को लेकर है, उतनी भाजपा के छद्म राष्ट्रवादी लोगों में नहीं है। उसका एग्जांपल दीजिए मुझे। प्रियंका जी ने जो गंगा जल पिया वहां पर, जब अपनी यात्रा के दौरान गई, जिसको लेकर खुद भाजपा के नेताओं ने ये कहा कि गंगा जल शुद्ध है, इसलिए प्रियंका जी ने पिया। अगर शुद्ध है तो भैया मोदी जी ने क्यों नहीं पिया, अमित शाह जी ने क्यों नहीं पिया, और दूसरे नेताओं ने
क्यों नहीं पिया? ये तो बात रही इन लोगों की। लेकिन जब अटल बिहारी जी की सरकार आप बताइए, लेकिन अगर अपोजिशन की लीडर पी के उसे बता देती है, तो उन्होंने तो एक तरह से इसे बता दिया ना कि भाई गंगा का पानी बिल्कुल साफ है, देखिए मैंने पिया है। के आधार पर पिया था, क्योंकि जो शुद्धता का पैमाना है उसे लैब तय करती है। लैब में पानी जब चेक होता है तो उसमें पाया जाता है कि भी कितना शुद्ध है कितना नहीं। जितनी भी लैब है चीख चीख कर कह रही है कि गंगा का पानी आज भी पीने योग्य नहीं है, जबकि 20,000 करोड़ की योजना थी इनकी नमामि गंगे की, 14,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने खर्च कर दिए, फिर भी शुद्ध नहीं है। तो सवाल तो पूछा ही जाएगा ना जी, कांग्रेस ने कम से कम गंगा के नाम पर कोई दलाली या कोई गलत काम तो नहीं किया कि जिसके चलते। लेकिन अटल बिहारी जी की जब सरकार थी कांग्रेस से पहले, उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। उन्होंने देश को इतने बदतर हालात में पहुंचा दिया था कि गंगा के अलावा हमारी और बहुत सी प्राथमिकताएं थी। इस देश के लोगों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता थी, गरीबी दूर करना हमारी प्राथमिकता थी। ऋषि जी, मुझे बताइए कि क्या जो मैसेज एक बीजेपी ने दिया है अपने इस नॉमिनेशन के जरिए, क्या आपको लगता है वही मैसेज कांग्रेस जो है वो एक तरह से देने में नाकाम रही है? रोड शो की बात करें तो वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, इसको एक मेगा इवेंट के तौर पर बनाया गया, उसकी हालांकि तमाम तैयारियां की गई थी, लेकिन उसके अलावा उससे इतर जो एक और बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिली है जो बीजेपी के लिए अच्छी हो सकती है कि जो एनडीए के तमाम जो लीडर्स हैं उन्हें एक तरह से वहां पर एकजुट करके उन्हें इकट्ठा किया गया, उन्हें अहमियत दी गई। तो क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस इस तरह से करती तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं देती कि वो देखिए हमारे साथ इतनी पार्टियां मौजूद हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि 2014 और 2019 में आप यदि कंपेरिजन आपने सही कहा कि राहुल गांधी अपने नॉमिनेशन में अमेठी या वायनाड में या सोनिया जी के रायबरेली में जो नॉमिनेशन हुआ था, यदि उसमें एलायंस पार्टनर को वहां पे आप बुलाते, सम्मान देते, तो एक बड़ा मैसेज आता कि यूपीए का भी जो एलायंस पार्टनर है कहीं न कहीं यूपीए के और कांग्रेस के लीडरशिप, राहुल गांधी के लीडरशिप के साथ है। लेकिन ये मौका, आपने सही कहा कि ये मौका कांग्रेस ने खोया है। आज जो आपने माहौल देखा कि कहीं न कहीं बीजेपी हर पहलुओं को साधने का कोशिश किया है। आप चाहे आप देखिए एलायंस पार्टनर में प्रकाश सिंह बादल का पैर छूना कहीं न कहीं पंजाब अस्मिता को नरेंद्र मोदी ने टच किया है और पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये देखें जिस तरह से तमाम लीडर वहां पर मौजूद थे, उनको भी देखना जरूरी है। नीतीश कुमार को हैं वहां पर, प्रकाश सिंह बादल हैं वहां पर। हाँ, वो आप देखें कि मैं प्रकाश सिंह बादल से शुरू कर रहा हूँ। प्रकाश सिंह बादल का पैर छूना, एक तो वो सीनियर हैं, दूसरा पंजाब अस्मिता को टच करना, पंजाब में चुनाव, लोकसभा का चुनाव होने जा रही है। दूसरा नीतीश कुमार का होना एक बड़ा फैक्टर है। कई चरणों पे भी एनालिसिस ये नहीं हुआ। नीतीश कुमार कुर्मी जाति के हैं और 2 लाख से ऊपर कुर्मी जाति का मत जो है बनारस में है, तो एक बड़ा निर्णायक होगा कि यदि कुर्मी वोट बीजेपी को सपोर्ट करती है। पिछले बार भी अपना दल के कारण और मोदी जी का खुद का अपना एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसके कारण कुर्मी वोट जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई थी। तीसरी बात आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के जो 4 प्रस्तावक हैं, चारों प्रस्तावक जो हैं अलग अलग समाज से आते हैं। एक ब्राह्मण है जो श्रीमती शुक्ला जी पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्राचार्य रही हैं, वो शुक्ला है, कहीं ना कहीं 2.5 लाख से ऊपर ब्राह्मण है, ब्राह्मण को वहां साधने की कोशिश की गई है। एक प्रस्तावक पटेल साहब थे, तो कहीं ना कहीं कुर्मी मत को साधने की कोशिश की गई है। उसके बाद एक डोमराज थे चौधरी साहब, तो दलित वहां दलित भी 1 लाख के आसपास है बनारस में। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने हर पहलुओं को टच किया है। एक जो मैच्योर लीडरशिप जो राहुल नरेंद्र मोदी जी ने वहां दिखाया, या बीजेपी की टीम, अमित शाह, आप देखेंगे कि अमित शाह 2 दिन पहले वहां बनारस में कैंप कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी के चुनाव लड़ने से 2014 में भी आप देखें तो 2014 से पहले बीजेपी 4थे नंबर की पार्टी थी, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। 2014 के बाद आप देखेंगे कि 73 सीट एनडीए को वहां आता है। वहीं विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस बीजेपी को 300 प्लस सीट आती है। तो कहीं ना कहीं मोदी का प्रेजेंस जो है सिर्फ पूर्वांचल में नहीं, लेकिन बिहार के जो बाकी सीट में चुनाव होंगे, अब ये देखना जरूरी है क्योंकि तब जब 2014 में नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे तब वो एक चीफ मिनिस्टर थे
और अब जब वो गए हैं तो वो वहां के एमपी हैं और मुल्क के वजीर आजम हैं और 5 साल का उनका कामकाज लोगों ने देखा है। तब उन्होंने गुजरात मॉडल पर वोट मांगा था लोगों से। इसका फायदा होता है, मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊं, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो एमपी नहीं थे और प्रधानमंत्री की शपथ के बाद जब वो चुनाव आंध्र प्रदेश से लड़ने गए तो 5.5 लाख के से अधिक मतों से चुनाव जीते थे। तो कहीं ना कहीं बनारस को लग रहा है कि मैं एक एमपी नहीं चुन रहा हूं, एक भारत के प्रधानमंत्री। नहीं, वो 2014 में भी उन्हें शायद ये अंदाजा था, जिस तरह की लहर थी अंदाजा था। इसका एडवांटेज भी मिलता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का आप देखेंगे परफॉर्मेंस 30,000 करोड़ कहीं ना कहीं बनारस और बनारस के आसपास एरिया को। विवेकानंद जी मुझे बताइए, जब लहर थी मोदी की तब हमने देखा था 2014 में उन्हें तकरीबन 6.25 लाख वोट मिले थे। अब क्या आपको लग रहा है, क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा या फिर 5 साल के कामकाज को देखकर, परखकर, जानकर लोग उस हिसाब से वोट करेंगे? नहीं, मुझे इस बात में कतई संदेह नहीं है कि जो 2014 में जो उनको वोट्स मिले थे उससे ज्यादा ही वोट मिलेंगे। उसके 1-2 कारण मैं बताऊंगा। एक कारण तो उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से पॉपुलैरिटी कमाए हुए नेता थे अरविंद केजरीवाल साहब। तो वो एक कंपैरेटिव कोई कैंडिडेचर ना होते हुए भी एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ वोट्स वो पोल कर सकते थे, वो काबिलियत वो रखते थे। अब इस बार इस प्रकार का एक माहौल कांग्रेस की ओर से बनाया गया कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा मोदी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने जो सस्पेंस बनाए रखा था उस सस्पेंस को तोड़ते हुए, क्योंकि उनको पता चला था कि शुरुआत में ही राजनीतिक हमारा करियर खत्म हो सकता है, इसलिए अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। अजय राय जी जो विधानसभा के चुनाव में बार बार हारते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव का तो सवाल ही नहीं आता है। पिछली बार का जो हालत थी तो बीजेपी में थे, वो 3 बार एमएलए हो रहे हैं, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में वो बार बार हारे हुए हैं और फॉरफीचर उनका जमानत जब्त होने की हालतें तैयार हो गई थी 2014 में, इसलिए वो किसी भी हालत में वो कोई एक कैंडिडेट के तौर पर कैंडिडेट बन नहीं सकते। एक सिंबॉलिक कैंडिडेट खड़ा किया गया कांग्रेस की तरफ से जो एक सिंबॉलिक ही कैंडिडेट है, इसलिए मुझे इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि 2014 में जिनको मोदी साहब को जितनी वोट्स मिली थी उससे ज्यादा ही वोट्स इस बार मिलेंगे। जी, मैं एक पॉइंट कर कांग्रेस की तरफ से चूक ये हुई है कि यदि आपको अजय राय को ही उतारना था तो अजय राय से बेटर और उम्मीदवार, क्योंकि 2017 में अजय राय 3रे नंबर पे थे विधानसभा चुनाव में भी। 2014 की बात बल्कि लग ऐसा रहा है कि महागठबंधन ने ज्यादा अच्छा कैंडिडेट उतारा है। 2014 में लोग प्रधानमंत्री को चुन रहे थे, तो हो सकता है कि नहीं लग रहा आपको ऋषि जी जमानत जब्त हो गया था, लेकिन विधानसभा 2017 में मात्र 3रे नंबर पे अजय राय रहे थे और अजय राय को आपको चुनाव लड़ाना भी था तो पहले घोषणा कर देते। एक कंफ्यूजन का माहौल बनाना, और अजय राय को अब बहुत कम टाइम मिलेगा वहां प्रचार करने के लिए। और आपके पास राजेश मिश्रा जैसे स्ट्रॉन्ग नेता ब्राह्मण चेहरा थे, आपने बनारस से छोड़कर उनको कहीं और दे दिया और अजय राय को दिया जो अजय राय 3रे नंबर पे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस रणनीतिक चूक की है यहाँ पे। नहीं, आपको नहीं लगता महागठबंधन ने फिर भी थोड़ा सा बेटर कैंडिडेट को उतारा है? नहीं, शालिनी यादव जो हैं, आप मेयर के चुनाव हार गई थी कांग्रेस से, मेयर के चुनाव लड़ी थी शालिनी यादव और चुनाव हार गई थी और उसको महागठबंधन के पास आप देखिए एक प्रत्याशी नहीं मिला, उनको कांग्रेस से इंपोर्ट करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ महागठबंधन और कांग्रेस ने दोनों कमजोर उम्मीदवार दिया है। तो इस बार जो टैली की बात कर रहे थे, मैं लगता है टैली और बड़ा महागठबंधन, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा वोट जो है केजरीवाल ले गए थे, तो वो 2 लाख वो अभी अब कोई ऐसा मजबूत चेहरा भी सामने नहीं है। जी, और मैं एक पॉइंट यहाँ पर लाऊंगा। मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल ना करें। अच्छा, जब राजनीतिक लड़ाई की बात होती है, कब छोटा पहलवान बड़े पहलवान को कहाँ मात दे दे ये कहा नहीं जा सकता। और देखिए मोदी, अच्छा है आपका कॉन्फिडेंस। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आप झूठ जैसे कहते हैं कि भी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कभी ना कभी जो है आदमी का भांडा फूटता है। भाई जो आपने चुनावी वादे किए थे, अच्छे दिन लाने का वादा किया था, आपने कहा था कि भी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ अपनी अच्छी नीति बनाएंगे, जनता के सामने पेश करेंगे। आप मुझे बताइए विजय कौशिक जी की आपने क्या वाराणसी की जो आवाम है उसके साथ आपने एक तरह से धोखा नहीं किया है कि आपने एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट तक आप नहीं खड़ा कर पाए? कम से कम आप उनको एक ऑप्शन तो देते, आपने वो ऑप्शन भी उन्हें नहीं दिया। जिस अजय राय को उन्होंने पिछली बार नकार दिया था, जो इतना बड़ा चेहरा नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जैसे एक फिनोमिना जो वो बने हुए हैं उनके खिलाफ लड़ सकें, क्या आपने वाराणसी की आवाम के साथ धोखा नहीं किया? एक मजबूत चेहरा ना खड़ा करके एक फाइट भी नहीं दी आपने? नहीं,
स्मृति ईरानी जी के बारे में कैसे भूल जाते हैं ये लोग? वहाँ तो स्मृति ईरानी जी को वहाँ की जनता ने हार चुकी है। नहीं, लेकिन आप मोदी जी पूरे देश के नेता मानते हैं खुद को, तो उन्हें वायनाड में राहुल गांधी जी के सामने आ जाना चाहिए था। एक तो सारे मुद्दों पर आमने-सामने चर्चा भी हो जाती और पता चल जाता कि भैया राष्ट्रीय नेता जो है वो। अच्छा, मुझे चलिए विजय जी मुझे बताइए कि एक तो आपने कंफ्यूजन एक पैदा किया गया जब भी प्रियंका गांधी से ये पूछा गया कि आप क्या वहां से लड़ेंगी, तो लगातार उन्होंने कभी भी सिरे से नहीं नकारा। अगर वो सिरे से नकार देती कि इस बार मेरी इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है या इस बार मैं सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए आई हूं, तो एक कंफ्यूजन जो कार्यकर्ताओं में भी आपके पैदा हुआ, वो कंफ्यूजन एक अवाम में भी जो पैदा हुआ, एक मीडिया के जरिए जो आपने कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, वो तो कम से कम नहीं होता। बुशरा जी, मैं भी मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता था जी वाराणसी से। मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, आम कार्यकर्ता की सोच होती है, सबकी अपनी सोच है, प्रियंका जी की भी सोच थी, लेकिन इस बात को तय कौन करेगा? पार्टी हाईकमान तय करेगा। पार्टी हाईकमान ने तय किया कि प्रियंका जी वहां से नहीं लड़ेंगी, अजय राय जी को लड़ाया जाएगा, तो इसमें क्या बुराई है मुझे बताइए? कांग्रेस पार्टी की इस बुराई और अच्छाई की नहीं, बुराई और अच्छाई की बात नहीं, भाजपा को परेशानी क्या है? उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पार्टी का वर्कर निश्चित तौर पर मोदी जी को चुनौती देने में सफल रहेगा और चुनाव के बाद आप इस बात को मानेंगे कि अजय राय जी एक मजबूत कैंडिडेट। ऋषि जी आप तो ये भी नहीं कह पा रहे विजय भाई कि अजय राय जीतेंगे, आप कह रहे हैं अजय राय मजबूत के रूप में उभरेंगे। एक सेकंड, मैं याद दिला दूं, इस देश में आपके होने का ठेका माननीय मोदी जी ने ले रखा है। सुनिए ना भाई, ठेकेदारी आपको भी दिलाएंगे। वो जनता को सपने दिखाते हैं मैंने पाकिस्तान को नष्ट कर दिया। 26 मई के बाद सपने दिखाते हैं कि मैंने पित्रोदा जी कहना चाहता हूँ वो बोले। भारत की जनता को पित्रोदा जो इनके ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख हैं, एक एक करके मैं सुन लूं। चलिए आप बोलिए। जिन्होंने बयान दिया है अभी वो ओवरसीज, अरे भाई साहब उमा भारती जी का बयान याद है उन्होंने, अरे गिरिराज सिंह जी का बयान याद है। अच्छा, 3 गज जमीन चाहिए। अच्छा एक मिनट आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए विजय जी, विजय जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप उनको विप्लव जी को एक बात सुन लीजिए, उनका क्या कहना है, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। जी मैं तो इतना बस बताना चाह रहा हूँ, मैंने आज मीडिया में खबरें देखी दोपहर नॉमिनेशन के दौरान ही वो खबरें आ रही थी कि सैम पित्रोदा ने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने वाराणसी के कैंडिडेचर से खुद को अलग कर लिया, ये उनका निर्णय था। अब देखिए मैं छोटा सा एक पॉइंट रख के फिर विजय जी उसका उत्तर दे। देखिए 4-5 दिनों से बहुत तेज हवा चलाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी वहां लड़ेंगी। दरअसल वो तालाब में पत्थर फेंक करके लहर की टेस्टिंग हो रही थी कि कितनी लहर उठती है, और जब उनको मालूम हो गया कि उनकी जमानत अजय राय से भी नीचे जाकर के जब्त होने वाली है, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। वरना 5 बयान है प्रियंका जी के जिसमें वो कह रही है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। और पार्टी हाईकमान क्या होता है कांग्रेस में? प्रियंका गांधी वाड्रा उसी खानदान से आती हैं, उसी खानदान का एक प्रमुख चेहरा है जिनका कांग्रेस पार्टी पर कब्जा है। कांग्रेस पार्टी का हाईकमान उनसे अलग है क्या? उनके भैया ही तो है हाईकमान। ठीक है विजय जी, मैं आपको मौका दूंगी जवाब देने का।